वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे क्लास 11th पार्ट टेस्ट 1 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच गए वो अब हम लोग डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 से डिस्कस करेंगे। ये एसेशन इन रीजन टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इन हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ 3D ऑर्बिटल इज स्मॉलर देन 4s। एकदम सही है। जो हाइड्रोजन एटम है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए जो एनर्जी होता है ये सबसेल पे डिपेंड नहीं करता है, ऑर्बिटल पे डिपेंड नहीं करता है, ये एनर्जी लेवल ऑर्बिट पे डिपेंड करता है। अगर n की वैल्यू ज़्यादा होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी। 3D में n की वैल्यू 3 है, 3D में तो n की वैल्यू 3 है, और 4s में n की वैल्यू 4 है, ये n है। तो 3D का n छोटा है इसलिए इसकी एनर्जी कम होगी, एनर्जी 3D की 4s से कम होगी। रीजन है फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। यहीं पे गड़बड़ हो गया, हाइड्रोजन तो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। एन ऑर्बिटल विथ लोअर वैल्यू ऑफ n प्लस एल हैज़ एनर्जी स्मॉलर देन ऑर्बिटल विथ लार्जर वैल्यू ऑफ n प्लस एल। ये है तो सही लेकिन इसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए n प्लस एल रूल देखते हैं हम लोग। n प्लस एल रूल क्या है? अगर n प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा होगी, कम है तो कम होगी। और अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाए, अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाए तो जिसका n ज़्यादा होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। ये n प्लस एल रूल है, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए। सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए सिर्फ n देखते हैं, l नहीं देखते हैं। तो एसर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, लेकिन एसर्शन जो है को रीजन जो है एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए फर्स्ट पार्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 70, ये भी एसर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन ही है। एसर्शन है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर। साई स्क्वायर जो है स्क्वायर है वेव फंक्शन का। एट डिफरेंट पॉइंट्स विद इन एन एटम इट इज़ पॉसिबल टू प्रिडिक्ट रीजन अराउंड न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन विल मोस्ट प्रोबेबली बी फाउंड। ये सही है, क्योंकि साई स्क्वायर की वैल्यू अगर मैक्सिमम होगी तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, और अगर साई स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम हो तो इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम होती है। ठीक है, तो ये सही बता रहा है। नेक्स्ट रीजन है विद द हेल्प ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन बी डिटरमाइंड। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल नहीं, बोर मॉडल में बोला भी था। क्वांटम मैकेनिकल में हम लोग प्रोबेबिलिटी बताते हैं टू फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताते हैं। तो एसर्शन करेक्ट है, रीजन फॉल्स है, तो इसका आंसर देख लो। एसर्शन करेक्ट, रीजन फॉल्स, थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट इसका आएगा। नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन है ट्रायड ऑफ न्यूक्लियाई दैट इज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो किसमें न्यूट्रॉन सेम होंगे? और न्यूट्रॉन निकालने का प्रोसेस होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो जो फर्स्ट पार्ट है कार्बन में देखो 14 माइनस 6 8 हो गया, ये कार्बन के लिए। नाइट्रोजन के लिए 15 माइनस 7 8 हो गया। फिर है हमारे पास कार्बन 9 है, 9 तो कार्बन नहीं होता है, ये फ्लोरीन होता है, ये बाय मिस्टेक लिखा होगा, वैसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ्लोरीन देखो मास नंबर 17 माइनस 9 8, तीनों में न्यूट्रॉन इक्वल है, तो यही आइसोटोनिक हो गया, फर्स्ट पार्ट करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है हमारे पास। 72 में बोला गया है रेशियो ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज इन स्पेक्ट्रम ऑफ Li2 प्लस आयन एज। इस क्वेश्चन के लिए हमें रेडबर्ग इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। रेडबर्ग इक्वेशन है 1/λ इक्वल्स टू RZ स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन में लाइमन सीरीज बोल रहा है, तो लाइमन सीरीज में N1 की वैल्यू हमेशा 1 होगी। अब N2 की वैल्यू अगर हम लोग 2 लें तो एनर्जी कम होगा, एनर्जी कम होगा तो वेवलेंथ मैक्सिमम होगा। ठीक है, हमें क्या पूछा है? मिनिमम एंड मैक्सिमम का। मैक्सिमम होगा वेवलेंथ जब N2 2 होगा। अगर N2 की वैल्यू इनफाइनाइट ले लें, इनफाइनाइट से 1 में एनर्जी ज़्यादा होगी, और एनर्जी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, क्योंकि वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी। E इक्वल्स टू hc/λ, लैम्डा बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगा। ठीक है, तो दोनों के लिए हमें निकालना पड़ेगा लैम्डा। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं मिनिमम, 1/λ मिनिमम क्या होगा? RZ स्क्वायर, यही रहने देते हैं क्योंकि लिथियम का वैसे वैल्यू ही पुट कर सकते हैं 3 स्क्वायर, वैसे Z कैंसिल हो जाएगा। 1/N1 तो हमेशा 1 होगा, N2 की वैल्यू इनफाइनाइट स्क्वायर, तो ये हो गया RZ स्क्वायर 1/λ मिनिमम। 1/1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 होता है, 1/1 1,
इन्फाइनाइट स्क्वायर इन्फाइनाइट, 1 बाय इन्फाइनाइट 0, इसकी वैल्यू आर जेड स्क्वायर हो जाएगी। तो लेमडा मिनिमम क्या हो जाएगी 1 अपॉन आर जेड स्क्वायर। अब लेमडा मैक्सिमम निकालना है तो 1 बाय लेमडा मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम का मतलब है एनर्जी मिनिमम, सेकंड से फर्स्ट में आएगा तो आर जेड स्क्वायर 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर। तो आर जेड स्क्वायर 1 बाय 1 स्क्वायर 1 बाय 1 1 हो गया माइनस 1 बाय 4, तो 1 माइनस 1 बाय 4 3 बाय 4 होता है। तो आर जेड स्क्वायर इंटू 3 बाय 4। तो लेमडा मैक्सिमम क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, इसका उल्टा हो जाएगा 4 अपॉन 3 आर जेड स्क्वायर। अब लेमडा मिनिमम अपॉन लेमडा मैक्सिमम निकालना है, लेमडा मिनिमम अपॉन लेमडा मैक्सिमम रेशियो निकालना है। तो लेमडा मिनिमम आया है 1 अपॉन आर जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 बाय 3 आर जेड स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइड में जो है इसको कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई में, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 3 आर जेड स्क्वायर अपॉन 4, आर जेड स्क्वायर कैंसिल, 3 बाय 4 दैट इज़ 3:4। तो 3:4 सेकेंड पार्ट है, तो सेकेंड पार्ट हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन है, ये ग्राफ का है। हमारे पास वेव फंक्शन और रेडियस, वेव फंक्शन का स्क्वायर और रेडियस के बीच में ग्राफ दिया है और इससे हमें ऑप्शन निकालना है। तो फर्स्ट का देखते हैं, ये साई और आर के बीच में ये किसका ग्राफ होता है, ये 1s के लिए होता है। तो पी का किस में आ जाएगा, ये डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पी का डी पार्ट देखो किस में है, पी का डी पार्ट 2 में है, 1 में भी है 3 में भी है, 2 तो कैंसिल हो गया। अब क्यू का देखो बी है या सी, क्यू का बी और सी से हमें आंसर पता चल जाएगा। क्यू में क्या है ये, अब देखो इसमें हमारे पास एक जो है नोड 0 को टच कर रहा है, एक नोड किस में होगा सेकंड में, तो ये 2s का हो जाएगा। तो 2s के लिए ये ग्राफ देखो क्यू का बी किस में आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है, तो फर्स्ट पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, देखते हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा एच अपॉन एम वी 20 ग्राम बॉल है, मूविंग विथ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। तो लेमडा होता है एच अपॉन एम इंटू वी। एच की वैल्यू हमें पता होती है 6.626 इंटू 10 का पावर -34। वैसे क्वेश्चन में मैक्सिमम में दिया रहता है या नहीं दिया है कोई बात नहीं, 10 का पावर -34, ठीक है, अपॉन मास, ये देखो जूल इंटू सेकेंड में होता है 10⁻⁻34 वाला वैल्यू। तो मास भी ऐसा यूनिट दैट इज़ किलोग्राम में लेंगे, 20 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है तो 10 का पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनटू स्पीड कितना दिया है 50 मीटर पर सेकेंड, ऑलरेडी ऐसा यूनिट में दिया है। तो 6.626 10 का पावर -34 ये मीटर में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 20 इंटू 50, 2 5 जा 10, 10 पे 2 0 हो गया, 10 पे 2 0 मतलब 1000, 10 का पावर 3, 10 का पावर -3 1 हो गया। तो आंसर तो यही आ गया 6.626 10 का पावर -34। तो ये सेकेंड पार्ट में है, तो सेकेंड पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल हुज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट का वैल्यू दिया है 5 इंटू 10 का पावर 15 हर्ज या पर सेकेंड, एक ही चीज़ होता है। अब जो वर्क फंक्शन होता है, अब ये पर मोल में नहीं दिया है तो एवोगाड्रो नंबर कंसीडर नहीं करेंगे, W नॉट होता है H न्यू नॉट। तो H की वैल्यू अभी हमने बताया 6.626 10 का पावर -34 और न्यू नॉट का वैल्यू 5 इंटू 10 का पावर 15, ये जूल में आ जाएगा, ठीक है, ये जूल आ गया। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो 5 से, 5 6 जा 30, 3 5 दूनी 10 3 13, 1 5 6 30 31, 3 5 6 30 3 33, तो 33.130 यही आ गया इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। अब इसे अगर साइंटिफिक नोटेशन में करें, लेफ्ट शिफ्ट करें तो ये एक बढ़ जाएगा 3.313 इंटू 10 का पावर -18 जूल। तो ये 75 का देखो कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन है। 76 में हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइन्स आर ऑब्जर्व फॉर हाइड्रोजन एटम व्हेन द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन n2 = 6 to n2 = 1। तो कल हमने पढ़ा था नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स, स्पेक्ट्रल लाइन्स का फॉर्मूला होता है डेल्टा n इंटू डेल्टा n +1/2 और डेल्टा n होता है n2 - n1।
तो डेल्टा एन की वैल्यू N2 माइनस N1 कितना है 6 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो 4 इंटू 4 प्लस 1 5/2, 2 जा 4 कैंसिल हो गया, 2 5 जा 10, तो थर्ड पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन है, ये भी ग्राफ है। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ 2s, अभी ऊपर देखा था, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी ये था जिसमें एक नोड आएगा ये वाला, ठीक है ना। एक बार जब जीरो को कट करेगा तो ये 2s का ग्राफ होगा क्योंकि इसमें एक नोड होगा, ठीक है। 77 का हो गया फर्स्ट। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 78 में क्या बोला गया है, क्लोरीन हैज़ 2 आइसोटोप 35 37, परसेंटेज एबंडेंस ऑफ लाइटर, मतलब 35 75% है, एवरेज एटॉमिक मास, मतलब क्लोरीन 35 जो है लाइटर वाला है, हल्का वाला 75%, क्लोरीन 37 बाकी बच गए तो ये 25% होगा। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। वैसे हमें पता ही है 35.5 इसका आंसर आएगा, लेकिन अगर आपने सॉल्व नहीं किया तो निकाल के देख सकते हो। तो क्लोरीन 35 का मोलर मास इंटू परसेंटेज प्लस 37 इंटू 25/100। अब इसको सॉल्व कर दो। 35 इंटू 75 हो रहा है 2625, और दूसरा करना है हमें 37 इंटू 25, ये आ रहा है हमारे पास 925/100। अब दोनों को ऐड करते हैं, 925 प्लस 2625, ये आ रहा है 3550/100। जीरो कैंसिल, 10 से डिवाइड करेंगे 35.5, सेकेंड पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 जो है, ये भी हमारा असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमारा असर्शन है, द जेल्डाल्स मेथड डज नॉट गिव सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट फॉर कंपाउंड्स इन विच नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द साइक्लिक रिंग। सही है, क्योंकि अगर नाइट्रोजन रिंग में होगा तो जेल्डाल्स मेथड में जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट होना चाहिए नाइट्रोजन, लेकिन अगर नाइट्रोजन रिंग में होगा तो ये अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट नहीं होगा, इसीलिए जेल्डाल मेथड से एस्टिमेशन इसका इजीली नहीं होगा या नहीं करते हैं इसका, ठीक है। रीजन क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन साइक्लिक रिंग गेट्स कन्वर्टेड इनटू अमोनियम सल्फेट, उल्टा बोल दिया, अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट नहीं होता है, तो असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, थर्ड पार्ट करेक्ट होगा 79 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं हम लोग। 80 इधर, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेंस इतना परसेंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फाइंड इट्स एम्पेरिकल फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए हमने देखा सबसे पहले एलिमेंट लिखते हैं, लिख देता हूँ यहाँ पे एलिमेंट क्या क्या है हमारे पास, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सबका एटॉमिक मास हमें पता है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। सबका परसेंटेज गिवन है, कार्बन दिया हुआ है 57.82, हाइड्रोजन दिया है 3.6 एंड ऑक्सीजन दिया है 38.58। अब इसके बाद रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। ये कैसे निकालते हैं, जो परसेंटेज दिया है इसको एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं, 57.82 डिवाइडेड बाय 12, 3.6 डिवाइडेड बाय 1, 38.58 डिवाइडेड बाय 16। तो 57.82 को 12 से डिवाइड करो तो डिवाइड होकर ये आ रहा है हमारे पास 4.8, ये 3.6 और ये आ रहा है 2.4। अब हम लोग निकालते हैं सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, जो तीनों में सबसे छोटा है उसको सबसे डिवाइड कर दो। 4.8 सबसे छोटा 2.4 है तो 2.4 से डिवाइड किया 1, 3.6 2.4 लगभग 1.5 आ गया, लगभग क्या पूरा ही आ जाएगा, 2.4 डिवाइडेड बाय 2.4 1 आ गया। अगर ये होल नंबर होता तो ठीक था, लेकिन ये होल नंबर नहीं है, ये एक फ्रैक्शन में आ गया, तो अब सिंपल होल नंबर रेशियो निकालना पड़ेगा। सिंपल होल नंबर रेशियो कैसे निकालेंगे, तीनों को ऐसे इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तीनों होल नंबर हो जाए, और वो इंटीजर मिनिमम होना चाहिए। तो 2, तो 2 2 जा 4, 1.5 इंटू 2 3, 1 इंटू 2 2। तो पहला हमारा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन था, कार्बन 4 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन 2। तो यहाँ से एम्पेरिकल फार्मूला लिख सकते हैं, कार्बन 4 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन 2, कार्बन 4 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन 2 वाला अब ऑप्शन चेक कर लो, तो ये हमारा थर्ड पार्ट में है, थर्ड पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं हम लोग।
ये क्वेश्चन जो है मोल कंसेप्ट का है। इसमें मास दिया है 4.4 ग्राम अननोन गैस का नाम नहीं दिया है। ऑक्यूपाइज 2.24 लीटर वॉल्यूम एट एसटीपी, गैस में भी। तो यहाँ से हमें मोलर मास निकालना पड़ेगा और मोलर मास से चेक करेंगे किसका मैच कर रहा है। ठीक है, तो मोलर मास निकालने के लिए देखो सेम गैस है, सेम कंटेनर है, सब कुछ सेम है, मतलब इसका मोल भी सेम होगा। तो मास से मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, यही मोलर मास निकालना है। और एसटीपी पे वॉल्यूम दिया है तो इससे मोल कैसे निकालेंगे? 2.24 लीटर दिया है एसटीपी पे गैस का वॉल्यूम, तो इसे 22.4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4.4 बाय एम क्या हो गया? ये 1/10 हो जाएगा। तो मोलर मास हो गया 44 मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का भी होता है, N2O का भी होता है। तो 1 and 3 दोनों करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 82 में हमें निकालना है एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, तो एम्पेरिकल फार्मूला हमने ऊपर भी निकाला था, सेम प्रोसेस से देखते हैं। हाइड्रोकार्बन 20% हाइड्रोजन है, ठीक है ना। 20% हाइड्रोजन दिया है तो कार्बन कितना होगा? 80%। तो दो एलिमेंट हो गया कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक मास 12, इसका 1। तो हाइड्रोजन 20% है तो कार्बन 80% होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। तो 80/12, 20/1, तो ये तो 20 हो गया। ये 12 6 जा बचा के 72, 8 80, 6.66 आएगा। तो अब हम लोग निकालेंगे रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। दोनों में जो छोटा है उससे दोनों को डिवाइड कर दो। 6.66, 20 डिवाइडेड बाय 6.66, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, मतलब कार्बन 1 एंड हाइड्रोजन 3। तो एम्पेरिकल फार्मूला यहाँ से हो गया कार्बन 1 हाइड्रोजन 3, दैट इज CH3। CH3 देखो अब कौन सा ऑप्शन है? थर्ड पार्ट। नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन। 83 में क्या बोला गया है? 200 ग्राम इम्प्योर सैंपल ऑफ लाइम स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस 22.4 लीटर CO2 गैस एट STP, परसेंटेज ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, परसेंटेज प्योरिटी निकालना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम लोग हीट करें तो कैसे डिसोसिएट होगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। अब CO2 का वॉल्यूम दिया है 22.4 लीटर, तो मोल कितना होगा? गैस का वॉल्यूम दिया है STP पे, तो 22.4 से ही डिवाइड कर देंगे। तो इसके मोल आ गए हमारे पास 1 मोल। यहाँ से मोल कैलकुलेट हो गया 1 मोल। अब देखो कोफिशिएंट दोनों का इक्वल है, रिएक्शन बैलेंस है, तो 1 मोल CO2 है तो कैल्शियम कार्बोनेट भी हमारे पास कितने होंगे? 1 मोल। तो मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट भी 1 मोल होगा। अब मोल निकल गया तो मास निकाल सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, मोल इंटू मोलर मास। मोलर मास 100 होता है तो 100 ग्राम हो गया। अब परसेंटेज निकालना है कैल्शियम कार्बोनेट इम्प्योर सैंपल में कितने हैं, तो प्योर हो गया 100 ग्राम और सैंपल दिया है हमारे पास 200 ग्राम। 200 ग्राम का सैंपल है तो 100 अपॉन टोटल मास 200 इंटू 100%, तो 2 बार में कट जाएगा, 2 से 50%। 50% थर्ड पार्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 है अब हमारे पास। 84 में द फ्लोराइड कंटेंट इन ए 600 ग्राम टूथपेस्ट सैंपल इज 0.5 ग्राम। 600 ग्राम टूथपेस्ट में 0.5 ग्राम फ्लोराइड है। कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन इन पार्ट्स पर मिलियन, PPM निकालना है, पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन के लिए क्या करेंगे? जिसका पार्ट्स पर मिलियन निकालना है उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सैंपल 600, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, ऑलरेडी ग्राम में दिया है, इंटू 10 का पावर 6। तो अब इसे सॉल्व करो तो सॉल्व होके ये आ रहा है 833.33 PPM। अब बोलोगे सॉल्व कैसे किया? तो 10 का पावर 6 मतलब 5 पे 5 जीरो लगा दो। देखो 5 हो गया, 6 जीरो था, एक तो डेसिमल ख़त्म करेगा, 2 4 और एक 5, 600 है, 2 जीरो कैंसिल, 6 से इसको डिवाइड कर दो, यही आंसर आएगा। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन है अब हमारे पास। द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन 4th एनर्जी लेवल। 4th एनर्जी लेवल में एटॉमिक ऑर्बिटल्स पूछा गया है। तो नंबर ऑफ टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं तो 2n², और यहाँ पे ऑर्बिटल पूछा है तो ये होता है n²। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी एनर्जी लेवल या ऑर्बिट या सेल जो भी बोलो, ये होता है n²। तो 4th एनर्जी लेवल है तो 4 का स्क्वायर 16।
अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होता तो 2n² लेते, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन है, द ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम ऑफ 3p इलेक्ट्रॉन। 3p इलेक्ट्रॉन का पूछा गया। 3p का मतलब है n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू 1। वैसे अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो एक भी ऑप्शन नहीं है। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल्स टू nh/2π होता है, तो 3 × h/2π, एक भी ऑप्शन नहीं है। मतलब ये ऑर्बिट नहीं पूछा है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछा है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है एल पे डिपेंड करता है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमने पढ़ा है √L × l+1 h/2π। तो रूट एल की वैल्यू 1 है, 1 × 1+1 h/2π, 1 + 1 2 होता है, √2 h/2π। तो ये वाला देखो फोर्थ पार्ट हो गया। तो ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम तो यही होगा 3h/2π, ऑर्बिटल होगा √2 h/2π। नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन है। 87 में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स। कौन सा फॉल्स है ये बताना है। तो देखो फर्स्ट पार्ट है, ms रेफर्स टू डायरेक्शन ऑफ द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है ये, क्योंकि ms है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये तो नहीं दे होगा। टोटल नंबर ऑफ नोड्स आर गिवन बाय n-1, ये तो n+1 लिखा है, ये इनकरेक्ट है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफाइंस द शेप ऑफ ऑर्बिटल, ये भी गलत है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज बताता है, शेप बताता है एजीमुथल। 2s ऑर्बिटल हैज 1 नोड, रेडियल नोड। रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n-l-1। तो 2s है, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0, तो ये हो गया 2 - 0 - 1 दैट इज 1 रेडियल नोड, ये भी सही है। तो ये सही था, क्या क्या इनकरेक्ट था, बी एंड सी फोर्थ पार्ट है, तो फोर्थ पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 88 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है, इस बार भी इनकरेक्ट ढूंढना है। द इफेक्ट ऑफ हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। एकदम सही है, जब कोई स्मॉल पार्टिकल मोशन में होगा तभी ये एप्लीकेबल होगा। पोजीशन और मोमेंटम हम लोग एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। एंड इज नेग्लिजिबल फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल इन द सेम सबसेल डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। सेम सबसेल है, तो ये हमने क्लास में भी बताया था। एनर्जी में अगर एटॉमिक नंबर बढ़ाएगा, और ये पिछले वीडियो में भी एक क्वेश्चन भी था 2s और 3s वाला। तो जब हमारा क्या होगा बच्चे, सेल सेम है, मतलब ऑर्बिट सेम है और सबसेल भी सेम है, और एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इन सेम सबसेल, सबसेल भी सेम है, इंक्रीजेज इन द विथ इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर, घटेगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक नंबर के। सही बोल रहा है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर हैज़ नो फिजिकल मीनिंग, ये इनकरेक्ट है। साई स्क्वायर जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम अराउंड न्यूक्लियस बताता है, इसका फिजिकल मीनिंग है। साई का फिजिकल मीनिंग नहीं है, साई स्क्वायर की फिजिकल मीनिंग होगी, तो इसका थर्ड पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन है। 89 में क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट ट्रू। इसमें भी कौन सा ट्रू नहीं है वो बताना है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 2l+1, l की वैल्यू 0 to n-1, ये भी सही है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये गलत है, ये ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम होता है, ऑर्बिटल होता है अभी जो बताया √L × l+1 h/2π, तो थर्ड पार्ट करेक्ट होगा। m की वैल्यू -l2 + l, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 90 है, लास्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर 3p, 3p के लिए रेडियल नोड 90, 3p है तो n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू 1, ठीक है। तो रेडियल नोड्स होता है n-l-1, तो 3 - 1 - 1 क्या हो गया 1, फोर्थ पार्ट करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसे डिस्कस कर सकते हैं।